अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो जारी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पाकिस्तान टीम का सफर आज इख्तिताम पजीर हो गया है। पाकिस्तान का सफर आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खत्म हो गया है। बगैर कोई बॉल खेले, बगैर कोई बॉल करवाए, बगैर कोई बाउंड्री लगाए आज तमाम तर पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया है। लेकिन आज पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुदा खुदा करके बारिश हुई और पाकिस्तान को एक पॉइंट मिला। हो सकता है बारिश ना होती तो पाकिस्तान को एक भी पॉइंट ना मिलता और पाकिस्तान आखिरी मैच भी हार सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बारिश हुई और उसके नतीजा में पाकिस्तान को एक पॉइंट मिला है। यानी कि सारा दिन रावलपिंडी में बारिश चलती रही, जिसके नतीजा में आज मैच नहीं हो सका। पाकिस्तान पहले ही इस ग्रुप स्टेज को देखा जाए तो उसमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था, लेकिन आज एक रवायती मैच था, यानी कि जो पहले से शेड्यूल था वो मैच जरूर था। लेकिन उस मैच में भी बारिश की वजह से पाकिस्तान ने ना बैटिंग की, ना बॉलिंग की, ना ही टॉस हो सका। रावलपिंडी में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। इससे पहले वाले मैचेस में भी कुछ ऐसी सूरत हाल देखने को मिली रावलपिंडी में, जहां पर एक मैच नहीं हो सका। लेकिन आज दूसरा मैच, जो एक और मैच था पाकिस्तान का, वो नहीं हो सका, जिसके बाद पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से आउट हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवाल आते हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन कैसे की, चेयरमैन पीसीबी का इसमें किरदार क्या रहा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही राउंड में कैसे बाहर हो गई 29 साल बाद, यानी कि 96 के वर्ल्ड कप के बाद। पाकिस्तान आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट की मेजबानी कर रहा था और उसके इवेंट में पहले ही मरहले में, पहले ही राउंड में पाकिस्तान बाहर हो गया। जो बहुत सारे सवाल हैं कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है खिलाड़ियों की, क्या चल रहा है, क्या टीम के अंदर कोई सर्द जंग चल रही है, इसका आगाज कहां से हुआ और इससे जान कैसे छूटेगी और पाकिस्तान क्रिकेट कैसे बेहतर होगी, इसी पर बात करेंगे। लेकिन इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में आई हैं, इसी तरह से कुछ की सहाफ़ी भी और पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन्हीं में भारत से ताल्लुक़ रखने वाले विक्रांत गुप्ता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो पाकिस्तान में लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान में इस इवेंट को कवर करने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आप इस टूर्नामेंट को कवर करने आए हैं, कहिएगा कि पाकिस्तान आकर आपको कैसा लगा? एक लंबे अरसे के बाद आप पाकिस्तान आए हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। सोचा नहीं था मैंने कि इंडियन क्रिकेट को इतना प्यार यहाँ पे दिया जाता। सुनता था, पढ़ता था, जैसे मैं हर जगह कह रहा हूं और शायद ये 45वीं बार कह रहा हूं पिछले 3 दिन में कि मैंने अपनी आंखों से देखा जी विराट कोहली, रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट, और जेन्युइनली मतलब लोग इतने ज्यादा प्यार करते हैं। आई होप हमारे क्रिकेटर्स को, विराट हैं या रोहित हैं या बाकी हैं, उनको पता चले कि जेन्युइनली पाकिस्तान में उनके लिए कितना प्यार और कितनी इज्जत है। क्योंकि हम सब ने ये बातें करते हैं मोहब्बत का पैगाम, ये वो सब छोड़ दीजिए। जब क्रिकेटर को पता चलता है ना कि यार मेरी इतनी इज्जत है वहां पे, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। आपने पाकिस्तान को खेलते भी देखा, भारत को भी देखा। पाकिस्तान टीम में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या कमजोरी नजर आ रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह सूरत हाल का सामना करना पड़ा? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट आपकी टीम ना बहुत टिमिड दिख रही है। आपकी टीम बहादुर होती थी। आपकी टीम से मैं बताता हूँ, 20 साल ऐसे थे 80s और 90s में, जब हम लोग डरते थे। मैं एक यंग क्रिकेटर बनने के लिए जब टीवी ऑन करता था तो मुझे दिखता था यार, पहले इमरान खान दिखती थी उनकी टीम, फिर उसके बाद मियांदाद की टीम, वसीम अकरम। वो आपकी टीम तो यार इतना जबरदस्त खेलती थी। और पाकिस्तान का तब भी मैंने सुना सिस्टम इतना नहीं था, बट वो टीम बहुत अच्छी थी। अब क्या हुआ है, आई डोंट नो, वट एवर रीजन, शायद आपकी टीम थोड़ी इनसिक्योर है, आपके प्लेयर थोड़े इनसिक्योर हैं और आपके प्लेयर बड़े दब के खेल रहे हैं। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अफगानिस्तान का मैच हुआ, उनकी भी 3 आउट हो गए, बट वो उसके बाद उन्होंने गुर्दे से क्रिकेट खेली। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे कोई बात नहीं, सर पर बांधते हैं कफन। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया। आपकी टीम, मैंने पहली बार इस मुकाबले में पाकिस्तान जो दुबई में था इंडिया का मैच, मुझे लगा यार आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के ना कि ये डरी हुई टीम है। ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो मैंने 2021 में इसी मैदान पर वर्ल्ड T20 के पहले मैच में इंडिया को देखा था। उस टाइम पे इंडिया के पास भी बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन इंडिया के प्लेयरों के ना चेहरों पे 2-3 दिन पहले से वो हार का डर था कि हम कभी पाकिस्तान से हारते नहीं, बट एक बार हार गए तो क्या होगा यार, लोग क्या कहेंगे। आई थिंक वो डर उस वक्त मैंने इंडियन उस पर देखा था, आज आपकी टीम पे देखा है।
आज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में थोड़ा डर था, थोड़ा खौफ था। सर, हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी ये कह रहे हैं और बात ये हो रही है कि शायद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या बाकी बैटर्स हमारे मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, उससे दूर हैं। ऐसा ही है? आप भी ऐसा नहीं, समझते उस हैं? दिन तो आपके मैच को देख के ये लगा कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट से काफी दूर हो, बट आपने अभी साउथ अफ्रीका को 350 चेज भी किए थे, तो उस दिन तो रिजवान और समान आगा नहीं किया था। मुझे लगता है सोच की बात है, और आप सारी चीज बाबर और रिजवान पे क्यों डाल देते हैं? मतलब आपकी टीम में बाकी बॉलर्स भी हैं। आपकी पाकिस्तान की हमेशा बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग की लड़ाई होती थी, सो आपकी बॉलिंग का क्या हुआ? मुझे आप वो भी तो बताइए कि आपकी बॉलिंग हमेशा पतली गली से निकल जाती है, उसकी भी तो बात करनी चाहिए ना। बिकॉज आपके ऊपर से अच्छा बॉल डालने के बाद बीच में विकेटें नहीं मिलती, एंड में पिटाई होती है, तो आपकी टीम की हार है। हाँ, बाबर कप्तान थे, रिजवान कप्तान हैं, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, बट बाकी लोग भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बाकी लोग भी नहीं भाग सकते। और आपने बॉलिंग की बात की, तो सर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही पाकिस्तान ने मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को अपने फ्यूचर प्लान से ही निकाल दिया और चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रखा। क्या पाकिस्तान को इसका भी नुकसान हुआ है? मोहम्मद आमिर नहीं, मोहम्मद आमिर बहुत जबरदस्त गेंदबाज हैं जी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फखर जमान और मोहम्मद आमिर प्राइम मतलब प्लेयर्स थे, और इंडियन टीम हमेशा फखर जमान द बैट्समैन और मोहम्मद आमिर द बॉलर से डरती थी। बट अगेन, मैं मोहम्मद आमिर के साथ कल था, मैंने उनको प्रैक्टिस में भी बॉल करते देखा। वो वर्ल्ड कप T20 खेलने भी तो गए थे ना लास्ट ईयर। अब देखिए, पीछे मुड़ के मैं एक बेगानी मुल्क से नहीं कह सकता कि आपकी इस टीम में मोहम्मद आमिर होते तो आपकी टीम की बॉलिंग बेहतर होती। वो आपको देखना है, वो आपकी कॉल है। मुझे नहीं पता कि उनका कमबैक जब हुआ था तो क्यों हुआ था और उसके बाद उनको क्यों निकाल दिया गया। लेकिन हाँ, मोहम्मद आमिर ने जब क्रिकेट खेली बड़ी जबरदस्त थी उस जमाने में। सही है। लेकिन सर, बाबर आजम और विराट कोहली दोनों की क्रिकेट को देखें, दोनों के इंटेंट को देखें, क्या फर्क नजर आता है या क्या चीज दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है? अच्छा नहीं था कंपैरिजन कभी बाबर वर्सेस विराट नहीं था। आई थिंक कंपैरिजन ये था कि क्या विराट के रास्ते पे बाबर चल सकते हैं। इनिशियली लगा कि चल सकते हैं, बट शायद कप्तानी मतलब उनको ना जो गई और फिर ले ली और फिर चली गई, वो रास नहीं आई। विराट ने तो कप्तानी छोड़ी थी। आप ये भी देखें कि आपको कभी कभी ना सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ये जान के कि यार ये मेरी गेम पे असर डाल रहा है। तो जो चीज आपकी गेम पे असर डाल रहा है उसको छोड़ दिया करो। सर, सिलेक्शन कैसी लगी आपको पाकिस्तान की? बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं सिलेक्शन पर, स्पिनर्स पर बात हो रही है। जैसे भारत बहुत सारे स्पिनर्स, पूरी फौज लेकर आया हुआ है, हमने स्पिनर्स को ज्यादा तरजीह नहीं दी। सिलेक्शन कैसी रही पाकिस्तान की आपके ख्याल में? जी, देखिए, इंडिया के जो 3 स्पिनर्स खेले हैं ना, कुलदीप यादव भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जडेजा टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और अक्षर पटेल भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। अभी आपके साजिद खान ऑफ स्पिनर थे फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता, वो टेस्ट क्रिकेट में तो बड़ी अच्छी बॉल डाल रहे थे। तो ऐसा क्या है कि आप उनको वनडे में नहीं डाल सकते थे? आपके पास प्लेयर तो थे। अब मुझे नहीं पता कि आपने किस प्लेयर को नहीं टीम में सिलेक्ट किया या किस प्लेयर को टीम में सिलेक्ट किया, बट एक चीज जो मुझे दिखी कि आप तैयारी किसी और की कर रहे थे। एंड में आपने ना वहां पे दुकान पे जाके कहा नहीं एक काम करो, ये नीले की बजाय पीला पेंट दे दो। आपका लास्ट मिनट चेंज हुआ, जो कि होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप गट फीलिंग के साथ जाते हैं, इंस्टिंक्ट के साथ जाते हैं, बट शायद आपके वो डिसीजन गलत थे। वो पहले से लग रहा था, वो ट्राई सीरीज में आपको दिख रहा था, आपके पास 12 फरवरी तक था वक्त, आपने नहीं बदला, तो अब भुगतिए। अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। विराट कोहली के फैंस को आपने देखा लाहौर में, रोहित शर्मा के फैंस को आपने देखा। क्या होता कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में वो दोनों पाकिस्तान आकर खेलते तो कैसा मंजर होता? विक्रांत साहब। सर, हमारी ना पंजाबी में कहावत है, जे मेरी चाची दे दाढ़ी हुंदी उनमें चाचा कहंदा। आपके यहां पे भी है? बिल्कुल है सर, पंजाब दोनों तरफ ऐसी ही मिसालें चलती हैं और हमारे यहाँ भी है। आए होते वो मंजर अच्छा होता, अब वो नहीं आए हैं सर, अब उसको मैं उस पर क्या बोल सकता हूं। सही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कोई बात? थैंक यू
थैंक यू सर। सर एक सवाल सर, हाँ, एक लास्ट सवाल आप ले लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई आप बात करना चाहें कि ये आप कर लें तो बेहतर होगा, इससे बेहतर हो सकता है, जो आपने एनालाइज किया? सर देखिए, मुझे एतराज इस बात से है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दूं। सर मैं एक जर्नलिस्ट जैसे आप हैं, आप भी मशवरा दे सकते हैं। मशवरा मेरा देना काम नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बट ये है कि आपको अपनी क्रिकेट को देखना होगा, शायद आपको एक विजन बनाना होगा, शायद आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो नाराज हैं, आप उनसे भी आप उनकी राय लीजिए कि हाँ जी क्या करना चाहिए, और एक लाइक माइंडेड आप टीम मैनेजमेंट बनाएं और एक विजन लें। हर फॉर्मेट में वही 11-12 प्लेयरों को मत ढोएं, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, आगे पीछे कीजिए, वक्त दीजिए। एक साल हारोगे, दूसरे साल मुकाबला करोगे, हो सकता है तीसरे साल जीत भी जाओ। सो ये रातों रात नहीं होने वाला है कमाल। लास्ट सवाल सर, लाहौर में आप घूमे फिरे, लाहौर में मौजूद है, वहां से अपना काम कर रहे हैं, लाहौर cover कर रहे हैं, बहुत इस event को खूबसूरत है कैसा सर, रहा? हमेशा की तरह, और उतना ही खूबसूरत इस बार भी दिखा। पहले भी खूबसूरत था, अब भी खूबसूरत रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. विक्रांत हमारे साथ मौजूद रहे और बात की है। इवेंट को कवर करने के लिए एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में मौजूद थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जारी है, लेकिन पाकिस्तान का सफर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर, और ब्रेक पर जाने से पहले भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारा स्पोर्ट्स एनालिस्ट का एक ज़बरदस्त पैनल, शुएब जट साहब और हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आज की डिबेट का आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान का आज चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र ख़त्म हो गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज बारिश होती रही, पाकिस्तान का आखिरी मैच नहीं हो सका, और खुदा करके बारिश की वजह से पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया है। लेकिन सवाल मेरा यह है सर कि अब सब कुछ हो गया, मेजबान मुल्क बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से, और दिफाई चैंपियन यानी कि पाकिस्तान जो 2017 में जीता था वो बाहर हुआ है। लेकिन इस शिकस्त का, इस बुरी परफॉर्मेंस का जो भी जिम्मेदार है उसके साथ क्या होना चाहिए, और क्या उसको जो प्लेयर्स हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, और कुछ होगा भी या नहीं? देखिए, इस सफर को हम कह सकते हैं कि ये सफर जो है वो अफसोसनाक खत्म हुआ, ये सफर जो है वो शर्मनाक खत्म हुआ, ये सफर जो है वो तशवीशनाक खत्म हुआ। और अल्फाज तो यकीन तौर पे ना आपके पास होंगे ना मेरे पास होंगे कि हम कौम का दर्द बयान कर सके, कौम की तकलीफ बयान कर सके। लेकिन हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान का स्याह दिन था, पाकिस्तान क्रिकेट का ये स्याह दिन था, जिस दिन आप जिस इवेंट के डिफेंडिंग चैंपियन थे, जिस इवेंट के आप जो है वो बेहतरीन किस्म के जो है वो तैयारी करनी चाहिए थी, आपने कुछ तैयारी नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये तो मामला हुए कि आप जो है ना वो किसी तौर पे भी दुनिया में अब आपको सीरियसली लिया जाएगा, जिस तरह की आपने क्रिकेट खेली है। जहां तक आप ये बात करते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा या होना है या नहीं होना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जो है वो गिमिक्स किए जाएंगे। मैं आपको डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि सिर्फ ये किया जाएगा कि इधर उधर लोगों को उठा के कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा कोई बड़ा एक्शन आपको देखने में नहीं मिलेगा। सही है हसनैन। अभी विक्रांत गुप्ता साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तो उनसे भी मैंने सवाल किया कि आपको फर्क क्या नजर आया भारतीय क्रिकेट टीम में। हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी जो मैचेस हुए हैं या गुज़िश्ता कुछ सालों से आपको क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम वो टीम नहीं है जिसमें, उन्होंने पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स के नाम लिए और कहा कि वो थोड़ी सी बेखौफ टीम होती थी। ये टीम जो है इनसिक्योर है और डरी हुई है, खौफ नजर आता है इस टीम के अंदर। आप इत्तेफाक करते हैं इससे कि ये टीम सहमी हुई है, खौफ है? अगर है तो किस चीज का खौफ है इनको? देखें, लुकमान साहब, विक्रांत गुप्ता साहब ने जो बात की वो बड़ी जेन्युइन बात की है, क्योंकि जब एक प्लेयर के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है ना, तो वो बेखौफ नहीं हो सकता। जब वो कैपेबल होगा तो बेखौफ होगा। ये बेसिकली इतने कैपेबल नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल नहीं सकते, इंटेंट दिखा नहीं सकते, तो वो फिर वो दिफाई अंदाज में चले जाते हैं। और ये वो क्या कहते होते कि रेलू कट्टर टाइप जितनी भी आपने टीम 15 रुकनी इकट्ठी की थी, तो उस टीम के साथ आपको यही रिजल्ट मिलने। तो विक्रांत गुप्ता साहब की मैं बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस टीम में मोहम्मद आमिर जैसा सुपरस्टार कोई नहीं था, इस टीम में सरफराज अहमद जैसा सुपरस्टार कोई नहीं था, इस टीम में शोएब मलिक जैसा सुपरस्टार कोई नहीं था, इस टीम में शाहिद खान अफरीदी जैसा दिलेर सुपरस्टार कोई नहीं था जब उन्होंने
क्रिकेट खेली तो दिलेरी से खेली। तो अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड था दिलेरी वाला, वो इसमें खत्म होता हुआ चला जा रहा है। और मैं आपको एक दो खबरें देता चलूं कि अभी जो न्यूजीलैंड की टीम जा रही है न्यूजीलैंड के दौरे में, उसमें आपको T20 क्रिकेट तक तो मुझे कंफर्म हो चुका है जराए से कि T20 क्रिकेट में अब आप बाबर आजम को नहीं देखेंगे, रिजवान को नहीं देखेंगे, और ये जितने भी बड़े बारी बरकम सुपरस्टार हैं इनको T20 इसमें वो लड़के आएंगे हसनैन जो अभी कैंप चल रहा है लाहौर में अब्दुल रजाक की क़ियादत में, या उनको वो देख रहे हैं, उनमें से लड़के पिक किए जाएंगे उसमें से? जी हाँ, उसमें से भी हो सकते हैं, उसमें से भी एक दो लड़के हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको याद है कि सुफियान मुकीम भी आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, फैसल अकरम थे, उसके साथ इरफान न्याजी थे, फिर 2-3-4 और ऐसे लड़कों को जेर गौर लाया जा सकता है जो कि हाल ही में लीग क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। क्योंकि अब जो T20 क्रिकेट है उसके ऊपर फोकस होगा। आगे आपने एशिया कप में भी T20 फॉर्मेट में खेलना है, उसके बाद वर्ल्ड कप भी आपने T20 फॉर्मेट में खेलना है, और ये एक उसूली फैसला आपको देखने को मिलेगा बोर्ड की जानिब से, और शायद इसका ऐलान चेयरमैन करें खुद ही कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं उनको T20 से कम बैठा दिया गया। क्योंकि आइंदा हमारे आने वाले दिनों में ओडीआई क्रिकेट उस तरह से मतलब प्रायोरिटी नहीं है, तो शायद एक दफा फिर वो डस्ट को बैठाने के लिए T20 में तब्दीली की जाएगी, और ठीक उसी तरह से जिस तरह बाबर आजम को कई महीने बाद ओडीआई के लिए कप्तानी से हटाया गया था, उसी तरह से शायद ओडीआई में उखाड़ पिछाड़ बाद में जाके की जाए। सही है, पहले T20 के लिए हो सकते हैं। शुएब, पाकिस्तान टीम में जो बात हो रही है, जैसे मैंने हसनैन से भी जानने की कोशिश की कि इनसिक्योरिटी, विक्रांत भी ये बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी कुछ ऐसी बात करते हैं, खौफ है, डर है, सर तनख्वाह टाइम पे मिलती है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको जो जैसे कहते हैं क्रिकेट बोर्ड को दबाव में लाकर या अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से ले लेते हैं, ब्लैकमेल कर लेते हैं, पैसे इनको मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं। सर फिर किस चीज़ का डर है इनको, खौफ किस चीज़ का है, इनसिक्योरिटी क्या है इनके अंदर? यही तो सबसे बड़ा खौफ है कि ये सारी मराज खत्म हो जाएंगी। यही तो सबसे बड़ा खौफ है कि लाइमलाइट से निकल जाएंगे। यही तो सबसे बड़ा खौफ है कि इनकी ये जितनी मौजें लगी हुई हैं ये खत्म हो जाएंगी। अदरवाइज कोई मामला नहीं है। और मैं ये बताऊं कि अरसलान जो हसनैन बात कर रहे हैं, काफी हद तक मैं हसनैन की बात से जो है मुत्तफिक हूं, लेकिन याद रखें कि न्यूजीलैंड में ही आपको वनडे सीरीज का भी सामना है, जहां तक मेरी इत्तलात है। जी आपको मुझे याद पड़ा 3 आपको T20 खेलने हैं, फिर 3 वनडे वहां पे खेलने हैं। तो वनडे टीम में भी आपको जो है फौरी तौर पे फैसले लेने हैं। तो फिलहाल, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप यंग टीम के साथ जाते हैं तो नताइज जो है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम सेटल्ड टीम है, ठीक है, पाकिस्तान की टीम ने, क्योंकि इन्होंने पिछले 5-6-7 सालों में किसी और को आगे आने ही नहीं दिया, तो उनको शुएब एक चीज सर, अगर न्यूजीलैंड टूर में भी इसी टीम को भेजा जाता है ओडीआई के लिए, हम T20 की बात नहीं करते, बाबर भी हो, रिजवान भी हो, फिर इसी तरह से उस्मान खान भी हो, बाकी लड़के भी सारे उसी तरह से हों, इमामुल हक भी हो, तो फिर क्या फातेह पढ़ ली जाए पाकिस्तान क्रिकेट पर? देखिए, फातेह तो मेरे ख्याल से पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन मजीद के लिए तो हम काफी लेट हो चुके हैं। हाँ। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको अगर जिंदा रखना है तो उसके लिए फतह चाहिए। हाँ। फतह जो है वो आपको फौरन मिलनी नहीं है। अब जब आप ओवरहॉलिंग में जाते हैं तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। अब बात यह है कि अगर इन्होंने तब्दीली के नाम पे भी फिर तबाही ही की, फिर मैरिट को नजरअंदाज किया, फिर इन्होंने अपनी ही पर्चियां लड़ाई, फिर इन्होंने अपने ही जो है ना ग्रुपों को मजबूत करने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो मैं समझता हूँ कि मजीद पस्ती में चल। सर आपने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया शुएब, मैरिट, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि जब आप सवाल उठाते हैं वो कि इस क्रिकेट बोर्ड का क्या चेयरमैन मेरिट पर है, मेरिट तो तब आएगा, एहतसाब तब होगा जब आपका चेयरमैन मेरिट पर आएगा, ये साबिक कप्तान ऐसा कह रहे हैं। तो सर मेरिट का सवाल तो टॉप पर भी उठ रहा है, तो नीचे मेरिट कहां आएगा शुएब जाट साहब? फिर देखिए, इस टाइम सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जो है फौरी तौर पे इन्होंने सिलेक्शन कमेटी भी खत्म करनी है, फौरी तौर पे नई टीम भी सिलेक्ट करनी है, तो ये क्यों, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सफर खत्म हो गया, ऑपरेशन शुरू कर दें। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 27 तारीख खत्म हो गई है, ठीक है ना, 28 जो है वो शुरू होनी है, और उसके बाद आपको बताया कि सर पे जो है वो 16 तारीख खड़ी है। 16 को तो मैच है, आपको ऑब्वियसली यहाँ जाना होगा, 10 को जाना होगा या 9 को जाना होगा। तो अब इंतजार किस बात का है? रिजल्ट तो पहले ही पता था, ये मैच होता या ना होता, आपका सफर खत्म हो गया होता, तो इंतजार किस बात का ये कर रहे थे? ठीक है ना, करते हुए फैसले करते हुए दिखाई देते, ठीक है। सिलेक्शन, अब चलिए टीम का इन्होंने मॉरल खराब करना था तो टीम खत्म ना करते, सिलेक्शन कमेटी खत्म करने का ऐलान कर देते। किस बात का जो है ना इंतजार कर रहे हैं? फिर ये क्यों कौम को गुमराह कर रहे हैं? कर देते। अभी जो हवालियों से खबरें चलवा रहे हैं, हवालियों से मुहिमें चलवा रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्से में है और चेयरमैन किसी को नहीं छेड़ेंगे, और चेयरमैन ने तो कहा भी था कि ऐसा कर दे।
कर देते ना, किसका इंतजार किसका कर रहे हैं आप मुझे बताएं ना। फिर यही बात आएगी कि वक्त कम था, लिहाजा हम इसके बाद सोचेंगे कि ये करने जा रहे हैं हसनैन, आपको लगता है कि जैसे आपने बताया T20 में तो तब्दीलियां होंगी, लेकिन ODI में फिर यही है कि यही टीम वहां पर जाकर खेलेगी जिसने अभी ये टूर्नामेंट खेला है? हाँ लुकमान जी शुएब। मैं हसनैन से, अगर आप मुझे इजाजत दें, इसमें थोड़ा सा हसनैन से मैं भी सवाल ऐड करूं कि हसनैन, आप ये जाहिर स्टेडियम जा रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा बाखबर होंगे, ये बताएं ना कि जो तब्दीलियां होने जा रही हैं कौन कर रहा है? जब सिलेक्शन कमेटी है नहीं तो चेयरमैन अब क्या चीफ सिलेक्टर भी बन गए? देखिए, आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैंने एक शख्स के ऊपर नजर डाली थी, जनाब वहाब रियाज के ऊपर। तो वहां पे बड़े सूटेड बूटेड होके खड़े थे, और आपको पता है कि तमाम तर मेंटोर्स को लाने में वहाब रियाज का कितना बड़ा रोल है। तमाम तर जो डिक्टेशन होती है मोहसिन नकवी साहब पे, वो वहाब रियाज ही करते हैं। सो हो सकता है कि वही पीछे बैठ के कुछ ना कुछ गाइडलाइन देते हो उनको। लेकिन मैं एक छोटी सी खबर और देता चलूं, शोएब जट साहब को शायद अंदाजा भी होगा, लुकमान आपको भी अंदाजा होगा कि ये जो मेंटोर्स थे ना, जिनकी हम 50-50 लाख रुपए सैलरीज की बात कर रहे थे, तो आज मुझे ये खबर भी मिली है कि मेंटोर्स के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ताल्लुकात इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। आखिरी दफा जो उनको 50-50 लाख रुपया मिला था वो रावलपिंडी में अक्टूबर में जिस टूर्नामेंट में लुकमान साहब जिसके फाइनल में आप भी गए थे, उस टूर्नामेंट के बाद उनको आज तक फीस नहीं मिली। और अब बोर्ड ये चाहता है कि किसी तरह वो इसलिए मिल गया था क्योंकि मैं गया था ना वहां पर उनकी फीस को रीनिगोशिएट किया जाए, लेकिन तमाम तर मेंटोर्स चाहते नहीं। और इसी वजह से शोएब मलिक साहब एक गाना गाते हुए भी नजर आए हाल ही में कि दिल के अरमा आंसू में बह गया, और वो शायद गाना किसी को सुना रहे थे। और तमाम तर मेंटोर्स इस वक्त बड़े टीवी चैनल पे बैठ के टीम के ऊपर भी खुली तनकीद कर रहे हैं, सिलेक्टर्स के ऊपर भी खुली तनकीद कर रहे हैं। उसके पीछे यही मुराकात है कि वो कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट हमारे साथ की गई थी वो पूरी करें। और इस वक्त मुझे लगता है कि मेंटोर्स भी एक तरफ है, आकिब जावेद के ऊपर अब सहारा नहीं कर सकते, तो फिर तमाम तरह डोरे एक बार फिर वहाब रियाज के हाथों में, वही शायद सारे फैसले करेंगे और वही डिक्टेट पीछे से करने के काबिल है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। शुएब जाट साहब, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हो या साथ में वहाब रियाज उनके एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हो, या जैसे भी जिस सूरत में भी हैं उनसे वो मुशावरत करते हैं। सर, इनके पास पाकिस्तान की क्रिकेट की बागडोर है, महफूज है पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्रिकेट में? बात यह है कि हसनैन की सादगी में भी कुर्बान जाने को दिल चाहता है। वहाब रियाज के हाथ से डोरे निकली कब? खुद तो डोरे उन्हीं के हाथ में। मैं आपके ही प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि भाई जो कंट्रोल है, कंट्रोल तो कहीं और है, बाकी तो पपेट है, बाकी तो सिर्फ तनख्वाही लेने के लिए बैठे हुए हैं, बाकी तो सिर्फ जो है वो जो दो क्रिकेट बोर्ड कहने वो रटे रुटाए बयान देने के लिए बैठे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा कोई तब्दीली होने जा रही है। और ये बहुत वैलिड सवाल है कि अगर सिलेक्शन कमेटी आप खत्म कर रहे हैं तो नई सिलेक्शन कमेटी बनी नहीं है, उससे पहले ये कैसे पता चल गया कि जी कौन सी T20 की टीम सिलेक्ट हो रही है? इसका मतलब है कि बात यही होना है कि एक मरतबा फिर आप कौम को बेवकूफ बनाएंगे। पहले से जो आपने प्लान बनाया हुआ है, आप वही बंदे जो है वो टीम सिलेक्ट करेंगे, एक नई पपेट को लाया जाएगा, उसको कहा जाएगा ये आपकी नई सिलेक्शन कमेटी है, उनको वो टीम संभाली जाएगी और वो भाई साहब चौड़े होकर बैठेंगे और कहेंगे जी हमने ये टीम सिलेक्ट किया। तो शुएब जाट साहब, एक नई चीज भी मार्केट में आई है सर, एक नई चीज भी मार्केट में आई है, वो ये है जहां चेयरमैन पीसीबी के बारे में मार्केट में कुछ नई चीजें ऐड की गई कि उनका काम तो सिर्फ स्टेडियम बनाना है, उन्होंने तो कहा था चेंजेस कर लें। यहां पर रिजवान के हवाले से भी ऐसी चीजें मार्केट में फेंकी गई हैं, वो भी चाहते थे कि तब्दीलियां की जाएं, स्क्वाड ऐसा मुझे नहीं चाहिए है, मैं इस स्क्वाड के साथ नहीं खेल सकता। सर, आगे फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, वो भी सारे का सारा मलबा कहीं और डालने के हवाले से मार्केट में सारा मंजन आ चुका है। शुएब जाट साहब, फिर आप शायद लुकमान आपके ज़हन से निकल गया कि मैंने आपको कहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो अपना काम कर रहा है जी। तो फिर मानते हैं आप हमारी बात के जो हम कह रहे हैं वो होता जा रहा है। जरा चंद दिन गुजरने तो दें, नहीं तो शिकस्त हुए आपको चंद घंटे हुए हैं, जरा एक दो रातें गुजरने तो दें, फिर आप तमाशा देखें। अभी तो बहुत तमाशा लग रहा है। अच्छा, जो पीआर कंपनियां हैं, प्लेयर्स एजेंट कंपनियां हैं सर, जो हमेशा ही हर आईसीसी का टूर्नामेंट हारने के बाद, तकरीबन कोई लास्ट 7 आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं जिनमें T20 वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप है और अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, 6 से 7 बनते हैं, इनमें पाकिस्तान इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलता रहा है, सिर्फ 19-20 का फर्क रहा है, तब्दीलियां हुई हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये प्लेयर्स एजेंट कंपनियां और PR कंपनियां दोबारा से मुतहरिक हो चुकी हैं इनको दोबारा से टीम में रखने के हवाले से? सर, मामला ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज्यादा एजेंट्स के कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पे एजेंट नहीं है। यहाँ पे 2 एजेंट हैं जिनके कंट्रोल में है पाकिस्तान की क्रिकेट, और इसके अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके कुछ लोग हैं जिनके कंट्रोल में है पाकिस्तान क्रिकेट, और ये पूरा नेक्सस बना हुआ है। इस नेक्सस ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बुरे तरीके से जकड़ दिया है। ये बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह है
जो जकड़ते जा रहे हैं और बिल्कुल जकड़ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। और जोंकें जो खून चूस रही हैं, गिद्ध हैं जो इस लास्ट को नोच रही हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो जिंदा टीमों की तो परफॉर्मेंस है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1-2 रातें गुजरने दें, आप जरा देखिएगा कैसा कैसा तमाशा लगेगा। पाकिस्तान में क्रिकेट में सबसे बड़ा मामला जो होता है ना, वो होता है ज़राए। हर बंदा खुद खबर देता है और फिर वो फोन बंद करते हुए कह देता है यार जरा ज़राए से चला। काफी खबर दे रहा होता है, वो खबर गलत नहीं दे रहा होता, लेकिन उसको बताने वाला, उसको फीड करने वाला जब फोन बंद कर रहा होता है वो कहता है ज़राए से चला दीजिएगा। सर उसने जहाज में बैठ के सफर भी तो करना है ना, उसमें जहाज में बैठ के दुबई जाना होता है, उसने सर जहाज़ों में सफ़र करना होता है, उसने चेयरमैन पीसीबी के दाएं बाएं रहना होता है, उसने सर थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी तो लेना होता है ना, उसने कज़ाफ़ी स्टेडियम में बगैर चेक एंड बैलेंस के जाना होता है। सर ये सारी चीज़ें भी तो करनी होती है ना, फिर ज़राए तो ऐड करने हैं ना, इस तरह की चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। ये तो आप ऑफिशियल ज़राए की बात कर रहे हैं ना, अभी प्लेयर्स के ज़राए भी हैं सर। हाँ समझ आई बात? मैं आपको गोल मोल अल्फाज में सारी बात कह गया हूँ कि बस फोन बंद करते हुए कहा जाता है कि मेरा नाम ना है, ज़राए से चला दे। सही है, और फिर वो चल जाती है। अच्छा हसनैन, मैंने जो सवाल किया था ना शुएब से कि जो पीआर कंपनियां हैं या प्लेयर्स एजेंट कंपनियां हैं, उनका पाकिस्तान के क्रिकेट में बड़ा किरदार रहा है, स्पेशली इन सालों में, यानी कि जो गुज़श्ता हमारे 4 से 5 साल गुजरे हैं जिसमें हमारी बद से बदतरीन परफॉर्मेंस हो, हम टूर्नामेंट के पहले राउंड में बाहर हो जाएं, हमारे प्लेयर्स कुछ ना करें, हमारे बॉलर्स कुछ ना करें, हमारे कैप्टन कुछ ना करें, इनकी आपस में लड़ाइयां हों, फसाद, आपस में एक कह लें कि फसाद बर्पा किया हो टीम के अंदर, लेकिन उसके बावजूद सिलेक्टर्स चेंज होते हैं। जैसे शुएब ने कहा कि पिछले 5 से 6 सालों में हमारे 25-26 सिलेक्टर्स के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर चेंज हो गए, लेकिन वो प्लेयर्स एजेंट कंपनियां या फिर जो पीआर कंपनियां हैं सर, वो इतनी ताकतवर हैं कि वो इनके लिए इतना काम करती हैं कि वो इनको ड्रॉप नहीं होने देती। अब मुतहरिक हो गई हैं वो। देखें, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है पीआर कंपनीज के हवाले से भी। और जो सिलेक्टर्स की आपने बात की, यहाँ पे तो एक सिलेक्टर ऐसे होते थे जिनको बाबर आजम फोन करके कहा करते थे कि इस प्लेयर को सिलेक्ट कर लें, इसको ड्रॉप कर लें। एक सिलेक्टर नहीं, कई सिलेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको फोन करके कहा जाता था कि इस प्लेयर को सिलेक्ट करें, इसको ड्रॉप करें, और उस सिलेक्टर के पास जिस प्लेयर को ड्रॉप करता था उसको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता था। पीआर कंपनीज का सर बड़ा सिंपल काम है। पीआर कंपनीज कल से या परसों से आप देखेंगे या अभी चंद घंटों में देखेंगे, बाबर आजम की जो सेंचुरीज हैं वो सर मैं अभी देख रहा हूं, मैंने इसीलिए आपसे सवाल रखा है। मैंने गुज़श्ता कोई 4-5 घंटे से बहुत सारी पोस्ट ऐसी देख चुका हूं रिजवान से मुतल्लिक भी, बाबर आजम से मुतल्लिक भी, बाबर साहब की कवर ड्राइव से मुतल्लिक, और उनकी सिलेक्शन कमेटी में रिजवान साहब का जो किरदार है, इसीलिए मैंने ये सवाल रखा है कि आप फिर ये बचा लेंगे इन सबको। हाँ, ये देखें ना, अभी तो इनिशियल स्टेज पे आपकी कोई क्रिकेट से ज्यादा वाबस्तगी रखते हैं तो आपके सामने तो आ गया। अब ये वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगी और सारे लोग फिर टॉक अबाउट के देखो यार, बाबर की तो 70 की एवरेज है जीत में और हार में, उसकी 20 की एवरेज है। हाँ। बाकी टीम सारी नकारा है। रिजवान की तो ये एवरेज है, बाकी टीम सारी नकारा है। और उसके बाद एक और काम होगा सर, वो कहते हैं उनकी एक कवर ड्राइव पे 10 टूर्नामेंट कुर्बान। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं तो जब से ना वो मॉर्निंग शो में गया हूं तो थोड़ा सा बच गया हूं। आप और शोएब जट साहब की भी खैर नहीं है, आप ट्विटर बहुत यूज करते हैं। तो मैं किसी जमाने में जब ट्विटर यूज करता था तो नीचे गाली ब्रिगेड मेरे घर में किसी बंदे को नहीं बख्शती थी, और शोएब साहब के साथ भी ऐसे ही होता था। तो अब ये वाला सिलसिला स्टार्ट होगा अगले चंद घंटों में ये। लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स है। मैं बड़े बावसूख, वो ज़राए की बात शोएब भाई ने की तो मैं बड़े बावसूख ज़राए से कह रहा हूं कि कुछ लोगों की छुट्टी होने वाली है और ये बारी बरकम लोग हैं। हाँ, एक बात मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कर रहा। मैंने जब ज़राए से पूछा कि आप किस तरह से मतलब इनको पक्का छुट्टी देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फॉर सम स्टेज, फॉर सम रीजंस हम देखना, मतलब अगले 1-2 दिन में कुछ बड़े चेंज देखेंगे। लेकिन शुएब एक ही प्रोग्राम में एक दिन उन्होंने कहा था कि चेंजेस ऐसी होंगी कि आगे पीएसएल है, वहां पर कुछ कवर ड्राइव्स मारेंगे, वहां पर कोई कप्तानी अच्छी कर देगा और फिर दोबारा से वही काम शुरू हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे अगर उनको कहीं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रेस्ट दिया गया तो। यानी कि इस तरह की कुछ सर्जरी हो सकती है। लेकिन शुएब, सवाल यहां पर यह है कि मोहम्मद रिजवान, हम बाबर पर तो बहुत बात करते हैं, सारी दुनिया बात करती है, मेरे ख्याल में हमें रिजवान पर भी बहुत बात करने की जरूरत है। मोहम्मद रिजवान जब से आए हैं सर, कौन से ऐसा मैच है जो इन्होंने जितवा कर दिया हो, जब ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे या फिर ओपनिंग में बैटिंग करते हैं? सर, इनका किरदार क्या रहा है? लुकमान, एक थोड़ा सा पॉइंट मेरा भी ले लीजिएगा, फिर शोएब भाई को मैं ये भी थ्रो करता हूं कि रिजवान की, देखिए रिजवान के ऊपर आप बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि रिजवान के ऊपर आप जब बात करेंगे तो वो इस्लामी टच बहुत ज्यादा देते हैं। हाँ। तो लोग स्टार्ट हो जाएंगे कि इस्लामी टच देने वाले शख्स के ऊपर लुकमान किस तरह बात कर सकते हैं। देखिए ना सर, उनके इस्लामी उसकी बात तो जाहिर सी बात है, हम उस तरह बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि इमामुल हक साहब ने भी कहा कि वो सबको नमाज के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, वो ये सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने भी बात नहीं की कि वो
अल्लाह कबूल फरमाए, अगर सारों को नमाज के लिए इकट्ठा करना तो भाई तबलीगी जमात में चलो, तो पाकिस्तान टीम में क्या कर रहे हो? नेक काम करो जाके, क्यों कौम की जो है बद्दुआएं ले रहे हो? सही बात है, यानी कि इस्लामी चीज़ें और सारी चीज़ें बहुत हमारे लिए उनका एक अपना मुकाम और मर्तबा है सारी चीज़ें, लेकिन यह है कि आप अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए इन चीज़ों का सहारा ना लें, उनके पीछे छुपने की कोशिश ना करें। शुएब, रिजवान पर बात नहीं होती सर, कप्तान बना दिया। इससे पहले उनका टीम में जो किरदार रहा, आपने एक प्रोग्राम में कहा भी था कि उनका जो किरदार था वो बड़ा कह लेना पीछे रह के, जो स्क्रीन के पर्दे के पीछे रह के जो बहुत कुछ करवा देते हैं ना, वो वाला किरदार है। तो सर इन पर क्यों बात नहीं होती इतनी? बाबर पर तो हम सब बात करते हैं। देखिए, मैं जो है ना मदवी वाले मामले पे तो बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। हम क्रिकेटिंग बात कर लेते हैं, और क्रिकेटिंग बात ये है कि मैं आपको डे फर्स्ट से कह रहा हूं कि क्वाइन का एक रुख दो रुख। अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि सिलेक्टर्स जो हैं, ठीक है ना भाई, बात ये है कि पिछले कुछ अरसे में सिलेक्टर्स और ऑफिशियल्स वो भी तो एक दो कंपनियों से ही आ रहे थे ना, दो जो एजेंट्स हैं उनके शिकंजे में सारी क्रिकेट है। तो जितने पिछले कुछ अरसे में सिलेक्टर्स आए हैं या जितने टीम ऑफिशियल्स आए हैं, ज्यादातर का ताल्लुक तो इन्हीं दो कंपनियों से था। ये बड़ा एक नेक्सिस है। देखिए, ज़का अशरफ को बहुत सारे लोगों को चुभ रहा था, लेकिन आप ज़का अशरफ के दौर की चीजें निकालें तो जो मैंने लास्ट इंटरव्यू ज़का अशरफ का किया था, उन्होंने कहा था तो कि हम तो ये एजेंटों को जरा कंट्रोल करने जा रहे हैं कि एजेंटों के पास बहुत ज्यादा मामला नहीं होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो टीम के लोग होते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, 2 से 3 होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 8-8, 9-9 लड़के जो है वो एक ही एजेंट के पास हों। तो फिर इससे आज वो इंटरव्यू आपने किया था ज़का अशरफ साहब का, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये सच है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़का अशरफ साहब पर दबाव डालवाया गया था, उसमें पीआर कंपनियों का और उन पावर जो प्लेस एजेंट कंपनियां हैं उनका बहुत अहम किरदार था? ज़का अशरफ साहब ने कोई ऐसी बात की थी? देखिए, उस इंटरव्यू में बड़ी, क्योंकि साबिक चेयरमैन है, उस इंटरव्यू में बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया गया था, जब मैंने ही उनसे सवाल किया था कि एक ही कंपनी के पास जो है वो बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं और चीफ सेलेक्टर इंतमाम भी वहीं से हैं। तो फिर आपको याद होगा, यादव कंपनी वाला स्कैंडल भी आ गया था, फिर सारे मामला हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि जी हमें इस पर बहुत ज्यादा तशवीश है, और फिर इंतजामुल हक और क्रिकेट बोर्ड की बहुत ज्यादा आपस में लग गई थी, आपको याद होगा। जी। अच्छा, उस सारे नेक्स्ट मतलब जो सिनेरियो था, उस सिनेरियो में फिर ये हुआ कि इंतजामुल हक की और उस एजेंट के दरमियान जो है वो फासले जो है ना बढ़ना शुरू हो गए थे। फिर क्या हुआ कि उसी मामलात में ये ट्राइका होता था, तो शाहीन जो है वो उस नेक्सस से निकलना शुरू हो गए। बहुत सारी कहानियां हैं जो थोड़ी बोरी जो है मैं बताता भी रहा हूँ लोगों को, कुछ लोगों को कहानियां पता भी है कि जरा चंद घंटे गुजरने थे। आप, मैं समझता हूँ कि 48 घंटे या 72 घंटे अरे ये गुजरने थे, आपको बड़े तमाशे लगेंगे। फिर मैं तमाशों की अंदर की चीजें आपको बताना शुरू करूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा कि अभी हम भी देख रहे हैं कि जरा माहौल किस तरफ जा रहा है, फिर उस तरफ की चीजों को एक्सपोज करेंगे, उस तरह की चीज़ों को फिर एक्सपोज करेंगे। हसनैन लियाकत साहब, पाकिस्तान की बैटिंग ने तो जो किया इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान की बॉलिंग ने पाकिस्तान के साथ किया है। ऐसी ही तवक्को थी आपको इस बॉलिंग लाइनअप से? देखें, मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूं कि ये बॉलिंग लाइनअप मोर और लेस लाहौर कलंदर का बॉलिंग लाइनअप था, क्योंकि इसमें शाहीन शाह अफरीदी भी थे, हारिस रऊफ भी थे, और किसी जमाने में आपको याद होगा कि जमान खान को बहुत ज्यादा रेट किया जाता था। और वो जो बात है ना फ्रेंचाइजेस के नेक्सस की, तो सबसे बड़ा नेक्सस तो लाहौर कलंदर ने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि वो उसी 2 किलोमीटर के एरिया में है। जैसे 2 किलोमीटर के एरिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वहीं पे लाहौर कलंदर के फ्रेंचाइज है। फिर उनके बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक का ताल्लुक उसी फ्रेंचाइज से था, किसी जमाने में कामरान गुलाम उसी फ्रेंचाइज से खेले थे। अब 3-3 बॉलर्स उनके खेलते रहे, और अभी भी 2 बॉलर आप देखिए ना यार। आप मुझे ये बताइए, दिल पे हाथ रखिए, कि क्या शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस थी वो सुपरस्टार वाली परफॉर्मेंस थी? क्या हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस थी वो सुपरस्टार वाली परफॉर्मेंस थी? ये तो ऑस्ट्रेलिया में या फिर साउथ अफ्रीका में इनकी लॉटरी लग जाती है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं देगा कि पाकिस्तान में वो क्यों परफॉर्म नहीं करते। क्योंकि हमने 2023 के वर्ल्ड कप में देखा है कि जसप्रीत बुमराह इंडिया में अनटचेबल था, और वो उसी तरह से बीजीटी में जाके ऑस्ट्रेलिया में भी अनटचेबल होता है। हमारे वहां पे जाके तो अनटचेबल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आके इनकी स्किल लेवल खत्म हो जाती है, इनका पेस खत्म हो जाता है। पेस तो रहता ही रहता है, इनकी इन स्विंग आउट स्विंग, इनका जो बॉल सीम होता है वो सारा खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है? खत्म इस वजह से होता है कि ये साल भर में एक पीएसएल खेलते हैं,
डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ मुंह नहीं लगाते और अपने आप को इतना बड़ा सुपरस्टार समझते, इतना बड़ा कि मैं समझता हूं कि ये तो अपने आप को वसीम अकरम और वकार यूनुस से बड़ा सुपरस्टार समझते हैं। लेकिन वसीम अकरम और वकार यूनुस को जब भी टाइम मिलता था ना, वो फ्लाइट से आते थे तो जो हबीब बैंक उस वक्त डिपार्टमेंट होते थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते थे, उनकी जानिब से खेला करते थे। लेकिन आजकल तो भाई 2019 में मेरे ख्याल इन्होंने आखिरी मैच खेले थे, अभी तक तो फर्स्ट क्लास के मैच यानी कि ये डोमेस्टिक में जाना पसंद नहीं करते। शुएब, आज मैच होना था रावलपिंडी स्टेडियम में, मैच तो नहीं हो सका, लेकिन बारिश ने पाकिस्तान को एक पॉइंट दिलवा दिया है। आप क्या समझते हैं, अगर मैच होता बांग्लादेश के साथ, जो पाकिस्तान टीम की हालत है, तो ये जो बारिश की वजह से एक पॉइंट मिला है, ये पॉइंट्स टेबल पर हम कहां होते? फिर 2 पॉइंट होते या बिल्कुल ही कुछ ना होता? देखिए, बारिश आपको पता है जब भी आई है बारिश ने पाकिस्तान का साथ ही दिया है। आपको याद होगा एक वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच लगा लें, वहां पे भी बारिश हुई, या 1992 के वर्ल्ड कप में बारिश हुई, उसमें गेम पलटा, और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं। तो इस बारिश ने पाकिस्तान की इज्जत बचा ली। मैं बिल्कुल सादे से बात में ये कहूंगा कि पाकिस्तान की इज्जत बचाने में बाराने रहमत को ही आना पड़ा। बाराने रहमत बरसी तो आपकी इज्जत बची, वरना आपकी इज्जत नहीं बचनी थी। ये मैं आपको बता दूं, जितनी मर्जी सुल्तान रही की तरह बढ़ के मार लें आप, यदि अगर मैच हो जाता तो पाकिस्तान ये कर देता था, पाकिस्तान वो कर देता। बांग्लादेश जो है वो उस इंडिया को जिसके आगे आप भीगी बिल्ली बने हुए थे, बांग्लादेश उनके गले आ गया, ठीक है ना? तो आपके भी वो गले आ जाना था। मैं आपको ये बड़ी उससे बता सकता हूँ। और इसी रावलपिंडी में वो आपको हरा कर गए हुए थे लॉन्गर फॉर्मेट में, तो ये तो शॉर्टर फॉर्मेट था, इसमें क्यों नहीं वो आपको जो है ना हरा सकते थे? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बड़ी कमजोर टीम थी और पिछली हुई टीम है, यूनिटी नहीं है, वन यूनिट नहीं थी, तो इसलिए इनका यहाँ पे तमाशा लगना। हसनैन साहब, बारिश ने पाकिस्तान की इज्जत बचा ली, या फिर पाकिस्तान आखिरी मैच जीत जाता और जीतने के बाद कहा जाता कि शायद यार हम वो मैच भी जीत जाते ना, वो मैच हो जाता, वो जीत जाते, तो पाकिस्तान टीम में ये स्किल्स मौजूद थी, या बारिश ने बचा लिया सबको? देखिए, जिस तरह का इंटेंट मैंने देखा है, मैं तो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद था। बांग्लादेश का जो मैच था यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, गालिबन साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या न्यूजीलैंड के खिलाफ, बैक पार्टनर। तो उस मैच में भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान वाले मैच से ज्यादा इंटेंट दिखाया है। और आज रावलपिंडी की पिच पे अगर ये मैच हो जाता तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को फायदा होता या नुकसान होता, लेकिन पाकिस्तान मजीद एक्सपोज होता। उसकी वजह ये थी कि मैच चाहे जिस भी फेवर में जाता, और इसको हम यहाँ पे बैठ के प्रेडिक्ट कर देंगे कि पाकिस्तान हारता या बांग्लादेश हारता, लेकिन ये मैच इतना कड़ाकेदार होता कि जिस तरह लगता कि दो लेवल की टीमें खेल रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश का लेवल और पाकिस्तान का लेवल अब ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है। और अब एशिया में अगर कोई तीसरी तगड़ी टीम मुझे नजर आती है श्रीलंका और इंडिया के बाद, वो मुझे अफगानिस्तान नजर आती है। हसनैन मेरे भाई, कैसे लेवल बराबर हो गया? आप पॉइंट्स टेबल जाके देख लें, आप -1 पे खड़े हैं, वो -0 पे खड़े हैं, लेवल बराबर कैसे हो गया? आप किसी तरह भी बांग्लादेश से ऊपर नहीं आएंगे, आप बांग्लादेश से नीचे खड़े हैं। अब सर वही मतलब कहने का मकसद ये है कि लेवल बराबर हो गया ना। अब हमसे अफगानिस्तान ऊपर हो गया, जिस स्टेज पे हम होते थे वो, हाँ, उनका लेवल ऊपर हो गया और अफगानिस्तान का हमसे भी ऊपर हो गया। ये कह सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि उनका लेवल हमसे एक ऊपर है, पाकिस्तान का नीचे है। हाँ, बस काइंड ऑफ ये है। और पीछे जो है आपका श्रीलंका रह गया, श्रीलंका अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर जी जी, शुएब क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप मुझे इसकी इजाजत दें। जी जी जी, क्विकली मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने पॉइंट्स में क्या नंबर लिया है? पाकिस्तान सर अपने पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर है। नहीं, नंबर क्या है? माइनस में है, माइनस में 1 नंबर लिया ना, 1 पॉइंट मिला पाकिस्तान को, 1 नंबर मिल गया। हाँ सॉरी, एक पॉइंट मिला बारिश की वजह से। मेरे नहीं, एक ना कहे, नंबर 1 कहे सर, नंबर 1 कहे। ये नंबर 1 जो है ना भाई, इन्होंने एक बड़ा सा नंबर 1 गोल्डन कलर में फ्रेम करवाएं, एक चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर लगवा लें कि हम नंबर 1 रहे, ठीक है। आप एक जो है चीज सिलेक्टर को दे दें, नंबर 1 रहे। ये टीम के जो खलीफे हैं इनको भी दे दें कि जी नंबर 1 रहे। ये इसमें भी खुश हो जाएंगे कि हमारा नंबर 1 था भाई, हमारा नंबर 1 था। अगर इंग्लैंड मैच हार गया, सही है, तो फिर आप देखिएगा कि ये किस तरीके से वावेला मचाएंगे कि देखिए वो इंग्लैंड बाहर हो गया, हम तो फिर नंबर 1, हम तो नंबर 1 थे भाई, तो हो ही गया। वो कहेंगे इंग्लैंड थे, एक मैच भी नहीं जीत सका, हमारा तो फिर नंबर 1। समझ रहे हैं? ये नंबर 1 भी आपको जो है ना इतनी मरतबा सुनना पड़ेगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यही सुनने को मिलेगा कि इंग्लैंड जैसी टीम जो है, ठीक है, वो उसके साथ क्या हुआ। तो यही आपको आगे आने वाले दिनों में यही मंजर बेचा जाएगा, यही तमाशा लगेगा, ये तमाशे लगेंगे। हसनैन, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जिस मुल्क में ये टूर्नामेंट हो रहा है, मेज़बान मुल्क है, इतने सालों के बाद आईसीसी का उस मुल्क में इवेंट हो रहा था, और उस मुल्क की यानी कि मेज़बान टीम बाहर हो चुकी है।
क्या लग रहा है आपको बतौर पाकिस्तानी? आप अपनी क्रिकेट को देखते हैं, माजी की क्रिकेट को देखते हैं, आज के हालात को देखते हैं, और कितना चाम था, कितनी हेडलाइंस बन रही थी, कितनी डिबेट थी, कितनी डिस्कशन थी इस पर। हम स्टेडियम बना रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, हम भारत को पाकिस्तान ला रहे हैं, भारत नहीं आ रहा तो हम नहीं जाएंगे, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पर। लेकिन हमने रिजल्ट क्या दिया? नंबर 1 पर आए हैं हम, वो नंबर 1 जो आखिर में नंबर 1 है, जिसकी शुएब ने डेफिनेशन की है। देखिए, इसमें और भी बहुत सारे एजाज हैं। एक तो ये है कि हम सबसे पहले माशाल्लाह से इवेंट से बाहर होने वाली टीम बने, फिर हमारे पास 1 पॉइंट है, और फिर हमारे बाद अब हमें ये भी एजाज हासिल है कि बांग्लादेश और इंग्लैंड भी हमारा साथ देने के लिए वहां पे मौजूद हैं। अब देखते हैं कि चौथी टीम कौन सी होगी, और ये बिल्कुल मंजर भेजा जा सकता है इंग्लैंड वाला जो शोएब भाई बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दुख तो मुझे भी है, आपको भी है, शोएब साहब को भी है, पूरी कौम को भी है। लेकिन जो मैं कल हालात देख के आया हूँ टीम होटल में, टीम के खिलाड़ियों को, भाई उनको तो परवाह ही नहीं है। वो चिल आउट कर रहे हैं भाई, चिल आउट कर रहे हैं, और वो इस तरह से घूम रहे हैं जिस तरह से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए तो सर उनको करना चाहिए ना, उनके पीछे प्लेयर्स एजेंट कंपनियां हैं, उनके पीछे हाँ। पीआर कंपनियां हैं, उनको वो उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, मुआहदे हैं, वो टेंशन लेगी उनकी, और वो उनको टेंशन से निकालेंगे। उनको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? टेंशन लेंगे आप, शुएब जट, पाकिस्तानी अवाम, क्रिकेट फैंस, उसके लिए परेशानी है, या फिर वो थोड़ा सा डिसऑर्डर हुआ है? उनको मसला नहीं है। हसनैन लुकमान साहब, मैं एक बात आपको बताऊं, हाँ। ये जो पीआर कंपनीज है ना, ये जो बहुत बढ़ चढ़ के इनके कॉन्ट्रैक्ट्स करवाती हैं, 3rd क्लास कैनेडियन लीग में, 3rd क्लास बांग्लादेशी लीग में, आपकी अगर परफॉर्मेंस ऐसी रही ना, तो आपको बांग्लादेश की 2nd टियर लीग या फिर कनाडा की 2nd टियर लीग भी नहीं उठाएगी। ये तो चले जो 3rd क्लास लीग है या वहां की पहली लीग है, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन आपका, और शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और आज के भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता साहब भी हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।